भाई साहब शूटिंग वापस से करूँगा या चलो छोड़ो, अब स्टार्ट हो ही गई है, जब ख़राब स्टार्ट हो ही गई है तो कर ही लेते हैं। ऐसी ज़िंदगी में डाउनफॉल चल ही रहा है तो अच्छे से गिरते हैं। खैर हेलो, काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद से मेरा मतलब है 3 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। क्यों भाई? अच्छा अभी मैं थोड़ी बकवास पे लूँगा तो एक काम करो, आप थोड़ा एटलीस्ट 5 मिनट तो आगे चले जाओ। तो हुआ क्या है कि मैं थोड़ा कॉलेज में बिज़ी हो गया हूँ यार। एक मेरे को घर ले लेना चाहिए, अभी तक मैंने घर नहीं लिया कॉलेज के आसपास। मैं काफ़ी बिज़ी हो गया हूँ कॉलेज में अपना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ तो कह रहा था। हाँ तो मैं कॉलेज में बिज़ी हो गया हूँ, आता जाता रहता हूँ सोसाइटीज़ वगैरह में। कल फ्रेशर्स थी, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कल गया था ऐसी चीज़ में। अपने स्कूल के फेयरवेल में भी नहीं गया था मैं, लाइक वो अनऑफिशियल वाले में। खैर एनीवे आई विल कंटिन्यू लेटर। बैक बॉन्डिंग, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एंड व्हाट डज वन ऑफ देम नीड टू हैव। बैक बॉन्डिंग में होता क्या है एक्चुअली, दो चीज़ों में अरे एक्चुअली मेरे घर वाले आ गए तो आई डोंट, मैंने चाह रहा था कि उनके सामने ये सब बात करूँगा। ए बी, ठीक है, दो दो चीज़ें हो गई, ए और बी। बैक बॉन्डिंग में होता क्या है कि एक बॉन्ड तो होता है देखो आपका नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है आपका लाइक काइंड ऑफ, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसे। इलेक्ट्रॉन या शायद लोन पे डोनेट कर देता है। मतलब कुछ तो होता है कि वो ये जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल है और इसके पास एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, कोई सा भी नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए आई गेस। एक बार वो चेक करते हैं, रुक जाओ। वेकेंट समथिंग ऑर्बिटल होना चाहिए एक के पास, ठीक है। चलो आगे देखें। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड देयर। यहाँ पे कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक बार ये भी देख लो। देख लेते हैं चलो। वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैंने ए से ही निकाल के बी को दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोन पेयर एक्सेप्टर, और एक के पास लोन पेयर, अच्छा हाँ लोन पेयर होना लोन पेयर होना चाहिए। और वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए ये नहीं दे रखा। चलो ठीक है, तो वेकेंट कौन सा ऑर्बिटल है ये नहीं देखना चाहिए, बस एक ऑर्बिटल खाली हो और एक ऑर्बिटल भरा हुआ हो, इतना बहुत है आपके लिए। चलो ये लोन पेयर इसको दे दे, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को एक सेकंड रुकना ज़रा। हाँ मेरे को नहीं आती था, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी इसमें। और कौन सा कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बता दिया, और ये भी बता दिया। बाकी ये पढ़ना तो पढ़ लो, ये वैसे किसी और क्वेश्चन का पार्ट है ये, लेकिन अगर आपको ये एक्चुअली है बॉन्ड वगैरह के बारे में कि जो बॉन्ड बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ वगैरह कैसे डिसाइड वगैरह होती है, लेंथ वगैरह क्या क्या कैसा क्या सीन है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का दे रखा है इतना। बफर सोल्यूशन बनाने के लिए पीएच दे रखा है इतना, मतलब पीएच, अच्छा पीएच दे रखा है आपको, ठीक है ओके। एक्चुअली इसका साफ साफ एक फार्मूला होता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपको दे रखा है, देखो तीन चीज़ें होती हैं इस फार्मूले में, तीन चीज़ें हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट या चलो पी के ए मान लो, पी के ए भी निकाल सकते हो, वो लॉग से निकल जाता है। पी के हो गया, पी एच हो गया, पी एच हो गया पावर ऑफ एच, शायद इसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और आपको सॉल्ट अपॉन एसिड रेशो चाहिए। अब इससे डराइव तो नहीं किया हम लोगों ने इसको फार्मूला को, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं किया वैसे तो कायदे से। डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा आपको, बफर सोल्यूशन बनाना है आपको, इतने पीएच का, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता है, इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पे सिंपली, यार मेरे को लगता है मेरे को ऑर्गेनिक शुरू कर देनी चाहिए अब, जीओसी, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में ऑर्गेनिक चल रही है और मैं यहाँ कुछ और ही पढ़े जा रहा हूँ, तो आई गेस मुझे ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो। हाँ पी के ए पी एच हो गया, सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया। हाँ तो ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, पी के ए नहीं, पी एच इज इक्वल टू, हाँ पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस जो भी रेशियो होना था, है ना, ऐसा होता है क्या? आई गेस ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा होता है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड, हाँ ऐसा होता है। पी एच आपको दे रखा है कितना है,
5। पी के आपको दे रखा है कितना है, पी के ए कितना है भाई, सॉल्ट विद द बफर सोल्यूशन पी एच पी के आपका 10⁻⁴ है। तो जब आप पी के जैसे आपको मान लो के ए दे रखा है और उससे आपको पी के ए निकालना है, तो सेम जैसे हम पी एच निकालते हैं तो लॉग नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसनट्रेशन यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, वैसे भी आपको जब पी के ए निकालना होता है तो वो हो जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ के की कंसनट्रेशन, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका 4, ठीक है। तो ये 5 - 4 हो जाएगा 1, पता नहीं क्या है यार, मेरे को नहीं पता, 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, लॉग ऑफ आई डोंट नो 1 मुझे नहीं पता रेशियो क्या आएगा ये, आई हैव नो क्लू, देखते हैं। ओह हाँ 10:1, ठीक है 10:1। लास्ट में जाके मैंने गिव अप ही पता नहीं क्यों गिव अप कर दिया क्वेश्चन को। चलो आप आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इतना आपको सॉल्ट चाहिए और इतना आपको एसिड चाहिए। कल मेरे को पहली बार एक जेन्युइन कमेंट आया, मतलब जेन्युइन कमेंट पहली नहीं कहूँगा मैं, तीसरी बार आया था जेन्युइन कमेंट। कल नहीं परसों, हाँ परसों आया था। एंड ही टॉक टू मी एंड ही गेव मी सम फीडबैक एंड एवरीथिंग, तो अच्छा लगा मेरे को। द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr टू बिहेव एज लुइस एसिड डिक्रीज इन द सीक्वेंस। रुक जाओ, वो नहीं था वो क्वेश्चन, रेड फ्लैग वाला क्वेश्चन था, यहाँ देखना रेड फ्लैग होगा। इसमें से कौन सा बेसिक बफर बनाएगा? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बफर सोल्यूशन क्या होता है। बफर सोल्यूशन में बफ आता है, समझे? बफ का मतलब हमेशा ताकतवर नहीं होता, लेकिन बफ दिखने में ताकतवर, तो मैं ताकतवर मानता हूँ। बफ जो दिखता है वो होता नहीं है बफ, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन, बफ जो है वो मतलब हैंडल कर सकते हैं लड़ाई धड़ाई। ऐसे ही बफर सोल्यूशन में क्या होता है, बफर सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर आप उसमें कुछ ऐड भी कर रहे हो ना, तो वो अपना पीएच मेंटेन कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ ऐड करते हो, मान लो पानी ही ऐड कर रहे हो, तब भी आपकी कंसनट्रेशन जो होती है एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन, ये हिल जाएगी। क्यों भाई? कंसनट्रेशन क्या होती है? मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ, ये हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के मोल कितना है सॉरी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, या सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट मान के चल रहा हूँ, जो भी होता है। खैर ये जो भी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो भी है, वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो आपका पीएच गिर जाएगा। मतलब जो भी होगा, गिरेगा तो नहीं, आई गेस बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हो ना? तो वैसे पीएच बफर सोल्यूशन का यही फ़ायदा होता है कि वो पीएच आपको ना मेंटेन करके दे देता है, मतलब मस्त मेंटेन करेगा। तो बेसिक बफर बनाने के लिए एक्चुअली चाहिए क्या होता है, बेसिक बफर के लिए आपको सॉल्ट, वो एक बेस चाहिए होता है, वीक बेस चाहिए होता है, गैस वीक बेस चाहिए होता है, और उसका शायद सॉल्ट भी चाहिए होता है, मेरे को खुद याद नहीं रहता, उसका सॉल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ वीक बेस कहाँ का है, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, मैं खुद भूल गया हूँ, रुको देखता हूँ। वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट, हाँ सही कह रहा था मैं। और ऐसा है कि वीक बेस के मिलीमोल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से के मिलीमोल से ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ आ गया भाई, ये तो सॉल्ट लिया था। हाँ तो सॉल्ट जब बनाओगे तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ही मिला के सॉल्ट बनेगा, समझ रहे हो ना? आएंगे इस पे, वापस आएंगे। रेड फ्लैग क्वेश्चन है। इक्विमोलर सोल्यूशन बनाया है इन सब चीज़ों का, इसमें से सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसकी होगी? मेरे को लॉजिक तो नहीं पता, लेकिन मुझे आंसर आता है BaCl2 की होगी। मेरे को लॉजिक नहीं पता यार सॉरी। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जिसका वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड होगा। अच्छा जी, मैं समझा नहीं अभी भी, एक सेकंड रुको। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा, नहीं एक सेकंड, हाँ ठीक है, जिसका वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड होगा। मेरे को इसका लॉजिक अभी भी समझ में नहीं आया। अब क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन उठा लूँगा तो पीठ टूट जाएगी मेरी, इसलिए थोड़ा देर में करेंगे। परसेंटेज ऑफ पायरिडीन जो कि फॉर्म करेगी आपकी पायरिडीनियम आयन कुछ मतलब पर्टिकुलर एक्वस सोल्यूशन में, आप बता दो। ठीक है, एक्चुअली ये भी एक फार्मूला है जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है, ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किया नहीं है उसका मतलब मैं ड्राइव नहीं किया। आपको अगर पायरेट, देखो पहली बात तो ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, मतलब बेस एसिड जो भी है ये नहीं है। तो ऐसे केसेस में शायद होता है, शायद द परसेंटेज ऑफ पायरिडीनियम आयन, शायद ऐसा होता है ना कि C इज़ इक्वल टू रूट ऑफ Ka प्लस अल्फ़ा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ऐसा होता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू Ka प्लस Ka बाई C। तो Ka कितना अपना 10⁻⁹,
या सी बाई के ए भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। चलो 10⁻⁻9 लेके चलते हैं। 10⁻⁻9 अपॉन सी, नहीं 1.7 इंटू 10⁻⁹ है। 1.7 इंटू 10⁻⁹ uh, 10⁻⁻1, सॉरी ये ऊपर गया तो ये हो गया लगभग 1.7 इंटू 10⁻8 -8, तो ये हो गया 10⁻⁻4 10⁻⁻4 इंटू रूट ऑफ ये जितना भी है। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, रुको ना ज़रा। के बी बाई सी है तो यही, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 10⁻⁻8 का रूट हुआ 10⁻⁻4 ही तो हुआ। 100 कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ये वाला 100 कहाँ से आया। अच्छा परसेंटेज निकालनी है ना, हाँ परसेंटेज निकालनी है तो उसको 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, कैसी बात कर रहे हो। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, वही होगा, सही बात है। इंटू 100 यानी कि 10⁻⁻2 इंटू रूट ऑफ 1.7, ठीक है जी। 1.7 को अगर मैं 16 लिख दूँ, 16 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 मतलब होगा कुछ ना कुछ होगा, चिंता मत करो। इसे जब ये वाला क्वेश्चन, अब मैं कैलकुलेशन में मत फंसो, इसे डिराइव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिराइव हो ही नहीं पा रहा, मैं बोलता रहा हूँ, मतलब ज़िंदगी बहुत मतलब चल रही है, तंगी चल रही है ज़िंदगी में, बट ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ठीक है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ अमोनियम क्लोराइड का। अच्छा जी, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी होगी, बट चलो कोई बात नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NH4OH, ठीक है, NH4OH लेते हैं। NH4OH हो गया, सॉरी सूर्य डाल ली। NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट के क्या बनाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस, आई गेस NH4 प्लस और OH माइनस बनाएगा, ठीक है। तो आपको इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मिल गया है, सॉरी ये आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता क्या, किस चीज़ से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस चीज़ से बनेगा ये बताओ। पहले बताओ ये है क्या, सॉल्ट है, बेस है, क्या है? बताओ। ये मेरे हिसाब से तो बेस है, और अच्छा बेस है, मतलब ठीक ठाक सा बेस है मेरे हिसाब से। नहीं अच्छा बेस नहीं है, बहुत वीक बेस है, सॉरी। हाँ वीक बेस है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ NH4Cl का। NH4Cl का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बनेगा NH4 नहीं NH3 प्लस HCl, ऐसा होगा कुछ। आई डोंट थिंक सो यार, आई डोंट थिंक सो, दैट डजंट मेक सेंस। NH4 प्लस और Cl माइनस कैसे निकालोगे बताओ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। NH4Cl बना कैसे होगा, आई हैव नो फकिंग क्लू। मैं जबकि क्वेश्चन कर चुका हूँ भाई ना, वही बात है ना यार, वही तो बात अटक जाती है बार बार ही यार। मैं एक्चुअली आज चाहता मैं सुबह उठ के पढ़ाई ज़्यादा कर लेता हूँ तो लेट उठा फिर मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है भाई, मोबाइल मत चलाया करो। चलो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, पहली बात तो निकालो कैसे कैसे निकाल सकते हो। सेम देखो मैं बताता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, अब उसके वैल्यूज़ नहीं पता हमें। देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकाल लोगे, KH मान हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एक सेकंड, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला उसने, यानी कि उसमें आप H2O भी मिलाओगे, ठीक है। तो ये हो गया NH4OH और प्लस Cl, क्योंकि HCl प्लस HCl हो गया ये, समझे। बात तो सही है आपकी जी। अब क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी शायद पानी मिलाना पड़ता है या अपने आप छूट जाता है ये। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब ये पानी के थ्रू टूट रहा है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा NH4OH मल्टीप्लाई बाय HCl, मतलब होता है ना प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो अपॉन रिएक्टेंट को अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सब में 1 1 1 आ रहा है, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन है। नहीं यकीन हो रहा तो एक बार खुद चेक कर लो, यकीन की बात नहीं है फिर भी चेक कर लिया करो। देखो ये वापस से ये मीरो हट गया,
अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी होगी तो बहुत दिक्कत हुई थी भाई, मेरा आधा घंटा बर्बाद चला गया था। खैर दिक्कत तो 10 मिनट की थी, फिर मैं 20 मिनट बहक गया अपनी दुनिया में। NH4OH ठीक है जी। ये आ गया, ये मेरे हिसाब से ये भी अपने आप नहीं टूटने वाला, इसको भी पानी देना पड़ेगा आपको। तो इसको अगर पानी दोगे H2O प्लस NH4OH, तो यहाँ पे भी NH4, ये मुझे नहीं पता, यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ। देखो मुझे पता है कि फार्मूला यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से फार्मूला निकलेगा, मैं एकदम डैम श्योर हूँ। यहाँ पे H2 क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि H2 एक्चुअली 1 लेते हैं हम, H2 को 1 लेते हैं, लिखते ही वैसे तो मतलब कॉपी किताबों में लिखा जाता है कि लिखते ही नहीं है इनकी कंसनट्रेशन, बट ठीक है कह सकते हो। ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ लिखते तो हैं लेकिन 1 होती है इनकी कंसनट्रेशन, 1 होती है। ठीक है आओ देखते हैं भाई क्या था। भाई ये तो फार्मूला आ गया यार, यहाँ तो कोई अगेन विद द लॉजिक नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। चलो भाई यहाँ तो फार्मूला यूज़ करना था तो हमें आता ही नहीं है, तो आगे बढ़ो। काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन में। बैक बॉन्डिंग, बोरोन हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग बताओ और अरेंज द हैलाइड्स इन सम ऑर्डर। किसी हैलाइड में बोरोन और हैलाइड देखते हैं, आ जाओ। ठीक है BF3 देखें, BF3 मुझे कैसे होता F3 होंगे। बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन दे देता और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता बाहर बाहर का। चलो रुक जाओ, इसकी कन्फिगर, चलो ये भी डाउट सॉल्व हो ही जाए आज जब असला निकल ही गया तो डाउट सॉल्व हो ही जाए। चलो जी, क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था भाई, मैं भूल ही गया मैं क्या कह रहा था। BF3, हाँ BF3, चलो BF3, पता नहीं मेरा दिमाग असले में चला गया, मैंने कुछ असला बोला था क्या अभी, नहीं भाई एक मेरा बाउंसर याद आ गया अचानक से दिमाग में। खैर BF3 हो गया, तो बोरॉन ले लो, बोरॉन ले लो, थम जाओ यार थम जाओ। बोरॉन ले लिया आपने, हाँ तो बोरॉन की कन्फिग्रेशन लिखो। अरे ऐसा होता है मैं स्पेस आउट कर जाता हूँ बीच बीच में, सॉरी। ठीक है इसी वजह से मैं मेरा यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा है, क्योंकि मैं स्पेस आउट कर जाता हूँ। इसकी कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी, बोरॉन आता है नंबर 5 पे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। ठीक है नंबर 5 पे आ गया। ठीक है नंबर 5 पे आ गया, तो ये 1s2 2s2 2p1 5 हो गए। अब इसके पास बाहर के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे भाई, मतलब इनके साथ बॉन्डिंग हो सकती है, वो बच गए ये वाले आउटर मोस्ट शेल वाले। मेरे को ये समझ में नहीं आता इसके साथ बॉन्डिंग क्यों नहीं हो सकती, ये बताओ तुम, इसके साथ क्यों नहीं कर सकते बॉन्डिंग, ये बता दो। ठीक है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ठीक है चलो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है अगर मैं 2s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, हो गया ये, और ये 2p1 हो गया, 2p1 हो गया ये एक। ठीक है ये हो गया 2s2 2p1, 2s2 2p1 हो गया ये, और 2s2 हो गया 2p1 हो गया। अब और क्या करूँ आगे, और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, और क्या किया जाए। हाँ अब फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो फ्लोरीन, यार एक सेकंड, मेरा दिमाग कहाँ है यार, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा दिमाग, रुक जा यार मैं आता हूँ, रुको सॉरी। हेलो, क्या बात है, क्या इंट्रो है भाई, क्या इंट्रो है। अकूस्टिक्स, आवाज़ें अच्छी आ रही हैं, क्यों घर पे हूँ, वापस आ गया रूम पे से, वापस आ गया। रूम बेकार है, रूम में चीज़ें नहीं रखी हैं तो वहाँ की अकूस्टिक्स बहुत ख़राब है। चलो भाई आ जाओ। केमिस्ट्री कर लेते हैं, एग्जैक्ट 2 हफ्ते बाद केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं, और तमीज़ से देखा जाए तो 3 हफ्ते बाद कर रहा हूँ मैं अच्छे से। आ जाओ कोई बात नहीं।
होता है. This episode will be dedicated to David Foster Wallace. Go check him out. स्टार्टिंग में हम सबको पता है कुछ क्वेश्चन स्किप करते हैं, तो स्किप करते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग. चलो आगे. पहला क्वेश्चन, बेसिक बफर कैसे बनाओगे? इनमें से बेसिक बफर क्या बनेगा? जहाँ तक मुझे याद है, मेरे को जो कि बहुत कम चीज़ याद रहती है मेरे को. बेसिक बफर में यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी आपके. थोड़ा इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए था. सीधा केमिस्ट्री उठाया, मतलब एकदम लसन सब्जेक्ट उठा लिया सीधा. बेसिक बफर क्या है हमारा? बेसिक बफर हम लोगों का क्या है एग्जैक्टली? बेसिक बफर में चीज़ें आती हैं विच इंक्लूड्स, बेसिक बफर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बेस मे बी वीक एसिड. देखो, एक वीक एसिड या वीक बेस होगा, ठीक है. वीक एसिड स्लैश बेस मान लेते हैं, ठीक है. एसिड स्लैश बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट पार्टनर, प्लस कॉन्जुगेट प्लस उसका कॉन्जुगेट प्लस उसका वीक एसिड स्लैश बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट. कोई फनी चीज़ याद आ गई. चल छोड़ो. कितना मज़ा आएगा अगर मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के चले जाऊँ अपने दोस्त की शादी में. मतलब ऑब्वियसली तुम लोगों को फ़नी नहीं लग रहा होगा ये, बट ऐसी रैंडम चीज़ आती रहती है दिमाग में, एंड आई फाइंड देम वेरी फनी. चलो आगे देखते हैं. मेरे को याद नहीं आ रहा. वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट, बेसिक बफर बनाना है. तो उसका कॉन्जुगेट नहीं है, उसका सॉल्ट है. यानी कि वीक एसिड प्लस वीक बेस लो और उसका सॉल्ट ले लो. तो सॉल्ट आपको पता है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनमें से एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और आपको बेसिक बफर बनाना है, इसका मतलब आपका मिली मोल ऑफ वीक बेस विल बी स्ट्रॉन्गर देन मिली मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो अभी ये दोनों चीज़ें याद करते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे. अभी हमने क्वेश्चन याद नहीं किया है. क्यों? क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था कि सब कुछ हम पूरा का पूरा आंसर एक ही बार देख लें. डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हमें नहीं पता. रेड फ्लैग क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ कोने में, जो रेड फ्लैग है ना, जिन क्वेश्चन पे रेड फ्लैग्स हैं वो मैं इग्नोर करने वाला हूँ. क्वेश्चन इग्नोर करने वाला हूँ, ना कि रेड फ्लैग. मतलब कायदे से देखा जाए तो रेड फ्लैग कंसिडर कर रहा हूँ मैं, समझे? ऐसा भी नहीं है भाई. बताओ इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? ठीक है, एक सिलिकॉन, एक एल्युमिनियम, एक मैंगनीज, एक स्कैंडियम. यूजुअली क्या होता है ना, एक का मतलब ये हो जाता है, वैसे संस्कृत वर्ड है ये, एक आगे बढ़ जाओ. ये नहीं होता संस्कृत में. मतलब मैंने कैसे याद किया कि सिलिकॉन, एक आगे बढ़ जाओ. सिलिकॉन आता है ग्रुप नंबर 14 पे, ठीक है. ग्रुप नंबर 14 है. ये यूजुअल रूल है, मतलब हमेशा नहीं लगता वैसे तो. सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, फिर मेरे हिसाब से नीचे बेरिलियम ही आता है. नहीं, ऐसा नहीं है, नीचे बेरिलियम नहीं आता. तो ये एक सिलिकॉन बेरिलियम तो नहीं होगा. एक एल्युमिनियम गैलियम हो गया, ये हो सकता है. ग्रुप 13 में जाओ तो अगर एल्युमिनियम, क्योंकि ग्रुप 13 में है, BAL. एक का मतलब एक नीचे आ जाओ. किस चीज़ में? ग्रुप में आई गेस, है ना. ग्रुप में ही तो हो गया. हाँ, ग्रुप में एक लेवल नीचे आ जाओ, ये यूजुअली काम आ जाता है. तो मेरे हिसाब से एक एल्युमिनियम गैलियम तो होगा. एक मैग्नीशियम, ऐसा था ना. एक मैग्नीशियम टेक्नीशियम नहीं, ये तो मैंगनीज होता है. नहीं, एक सेकंड, मेरे को याद नहीं. ये अभी एक सेकंड के लिए रोको. स्कैंडियम, एक स्कैंडियम बोरॉन नहीं. मेरे हिसाब से B और C दोनों सही हैं. हाँ, क्योंकि एक मैंगनीज टेक्नीशियम होता है यूजुअली. तो यही मेरा तो जो फॉलो किया था ना पैटर्न, वो तो मैंने यही देखा था कि एक मैंगनीज का मतलब एक मैंगनीज का ये मतलब हो जाएगा कि, या एक भी कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उसका मतलब ये हो जाएगा कि आप ग्रुप में एक कदम नीचे चले जाओ. ठीक है, ग्रुप में एक कदम नीचे चले जाओ. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर इंक्रीजेज इन दी ऑर्डर ऑफ. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद आई गेस क्लोरीन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर. 1 देखो, फ्लोरीन, अच्छा उसके बाद ऑक्सीजन आता है. ओके,
फ्लोरीन के बाद एक्चुअली में ऑक्सीजन आता है ना कि क्लोरीन आता है, मुझे लग रहा था क्लोरीन आएगा। क्या ये याद करने वाली चीज़ है? आई गेस नॉट रियली, याद करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो भाई इसलिए तूने गलत किया ना, मैं एडवाइस दे रहा बैठ के। अरे ठीक है यार, चलो ठीक है, हो जाती है गलती। चलो, हाउ डज PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म? मैं समझा नहीं ये क्वेश्चन। डू द सेम विद देम बॉय। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। हाउ डज PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म? वेरी वेल, क्योंकि PCl5 1 2 3 4 5 ये आ गए आपके एक्सियल, और ये आता है आपका प्लेनर के अंदर। वो आपका प्लेनर आ जाता है, वो आपका एक्सियल आ जाता है। चलो और आगे। और आगे क्या है? और आगे ये आपका प्लेनर आ गया, ये आपका एक्सियल आ गया, आगे क्या है? आई डोंट नो, मैं समझा नहीं। अच्छा ओके, PCl5 इन सॉलिड स्टेट इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड है। PCl5 सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ऐसे एग्जिस्ट करता है। अच्छा चलो आते हैं, फिर से आएंगे इस पर। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन। अच्छा उनकी ज्योमेट्री भी बतानी है, ज्योमेट्री भी बता दें, क्या दिक्कत है। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आपको पता है कि अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करीब हो गया, मतलब न्यूक्लियस एक दूसरे के न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, मतलब यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। फिर थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर एक स्टेबल, नहीं वेट, एक स्टेबल एनर्जी पे आएगा वो। नहीं रुको एक सेकेंड। थोड़ा दूर ले जाओगे, थोड़ा दूर ले जाओगे, थोड़ा दूर ले जाओगे, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी एनर्जी यहाँ आ जाएगी, मतलब स्टेबल एनर्जी हो जाएगी, लो एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी आपकी। और जितना फिर उसके बाद आप दूर ले जाओगे जब, यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं इस वाले में और इस वाले में कंफ्यूज हूँ। मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, ये मतलब ये वाला होना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। जब बहुत ज़्यादा दूर हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ तो दे रखा है जैसे ऐसे, मतलब आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी इतनी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, कुछ दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा डाउटफुल है ये। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग। ओके, KP और KC बताओ। पहले आपको पता होना चाहिए, पहले तो देखो हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो चल क्या रहा है। क्या मतलब चल क्या रहा है? इक्वेशन है, हाँ ठीक है, इतना मैं भी यही ढूंढ रहा था, यही आंसर चाहिए था मुझे। इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन है, तो क्या करूँ मैं इस इक्वेशन का? आप उसका KP और KC ढूंढो, मुझे पता ही नहीं KP और KC क्या होता है। कोई बात नहीं, हेयर आई विल कम, लाइक लिटरली, लाइक दूसरा वाला सेंस में, COME वाला, KP और KC। K क्या होता है यूजुअली? K कांस्टेंट। KP क्या होता है? KP जब आप तब लोगे ना जब आपको प्रेशर, KP से मैं प्रेशर से याद करता हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली में प्रेशर डिनोट करता है नहीं करता है, लेकिन मैं KP को मानता हूँ प्रेशर से डिनोट। प्रेशर कब है? जब गैस। तो KP में पहली बात तो इक्वेशन कांस्टेंट है, ये सबसे पहली बात। मैंने 4 बात बता दी, फिर कह रहा हूँ सबसे पहली बात, ये इक्वेशन कांस्टेंट है। इक्वेशन कांस्टेंट अगर आपको नहीं पता है तो वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जब आप KP ढूंढ रहे हो ना, KP ढूंढ रहे हो, तब आप जाहिर सी बात है आप सिर्फ वही चीज़ें ढूंढोगे जो गैस के फॉर्म में हो। KP जब ढूंढ रहे हो तो KP यहाँ पे, ओके, ओके वेट एक सेकंड रुको,
मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। रुको रुको एक सेकेंड, ठीक है। वो सब छोड़ो। हाँ, केसी, और केसी क्या हो गया, केसी उसके पैरेलल होता है। पैरेलल तो नहीं कहूँगा मैं, केसी में आप सब कुछ इंक्लूड कर लेते हो, मतलब सारे, आई गेस सारे क्या कहूँगा मैं, हाँ सारे के सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे इंक्लूड होंगे केसी में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं केसी लिखूँगा तो सी ए ओ, ठीक है, सी ए ओ की कंसनट्रेशन, सी ए ओ की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय सी ओ टू की कंसनट्रेशन, सी ओ टू की कंसनट्रेशन अपॉन सी ए सी ओ थ्री कंसनट्रेशन, कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन, ठीक है। अब लेकिन 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 अगर इस यहीं पे मुझे के पी लिखना होता तो मैं ये नहीं लिखता, ये नहीं लिखता। और तो और एक छोटी सी बात और है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना। यहाँ तो हर जगह वन 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 था इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, फ़र्क पड़ेगा आपको आगे चल के, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। चलो जी, और के पी के सी में एक रिलेशन होता है, के पी इज़ इक्वल टू, के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी, ऐसा कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, आप देख लेते हैं। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। अब क्योंकि मुझे ये चीज़, मैं ये चीज़ भूल गया इसलिए मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन। करेंगे करेंगे, आपको भी करेंगे, चिंता मत करो। ये वाला क्वेश्चन हमें फार्मूला के थ्रू लर्न करना था जो कि हमें आता नहीं है। ये बताओ कि पता कैसे चल रहा है कि पी पाई बॉन्ड है या डी पाई, या पी पाई डी पाई है, या फिर डी पाई है। देखो क्या क्वेश्चन, क्या मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ और आप लोग अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। मतलब ऐसे खाली मत बैठो, अटेम्प्ट किया करो। पूरे हम लोगों के फॉर्मेट का ही यही लाइक गोल ही यही है कि साइड बाय साइड सब लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड है, ठीक, एक ऊपर वाला दिख रहा है, एक नीचे वाला दिख रहा है। अगर मैं यूजुअली सबसे पूछूंगा तो सब लोग बोल देंगे कि हाँ ठीक है, एक अपना पाई है, एक अपना सिग्मा है। आपको पता है ना, चलो सिग्मा तो ठीक है, सिग्मा हटाओ। पाए आपका पी पाए डी पाए है, नहीं सॉरी इससे स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। पी पाई है या पी पाए डी पाई है या डी पाई है, क्या है? पहली बात तो ये होते क्या है, अब भैया पाई है तो पाई पी का भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। पाई बॉन्ड अगर बन रहा है तो पी ऑर्बिटल भी बना सकता है, डी ऑर्बिटल भी बना सकता है, पी पी से मिलके बना सकता है, पी डी से मिलके बना सकता है, डी डी से मिलके बना सकता है, डबल डी। यार पी पी और डबल डी आ गया यार, आई हैव टू क्रैक अ जोक नाउ। या चलो चलो कोई बात नहीं। हम्म अम्म, पाए पाए है और सिग्मा है, ऊपर पाए नीचे सिग्मा है। चलो कोई बात नहीं। ए अगर आपको निकालना है, ए आपसे पूछ लिया, अगर आपसे ये पूछता है तो आपको चेष्टा नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्टॉप, फालतू जोक मारना बंद कर, पढ़ ले, ओके। सॉरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको चेष्टा नहीं करनी। सॉरी, वापस सीरियस सीरियस सीरियस, ठीक है। सबसे आपको पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है इसकी, ओ नो, कन्फिग्रेशन लिखनी है इसकी, यस कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो ओ है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नंबर 8 लिखो। चलो 1s2, 2s2, 2p4, 8, ठीक है। इसको मैं बनाऊँ, बोलने आंटी आऊँ क्या, घंटी में बजाऊँ क्या, ठीक है, शॉर्ट में लगाऊँ क्या, या चलो वो लास्ट वाला छोड़ देता है। ओके 2s2 है,
मतलब कि 2 ऑर्बिटल होंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। p में 3 खांचे होता है और 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऐसे भर दो, एक ऐसे भर दो, एक ऐसे भर दो, एक ऐसे भर दो, ठीक है। अब एक्साइटेड हो गया जी, ठीक है। ऑक्सीजन हो रहा है एक्साइटेड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? ऑक्सीजन मेरे हिसाब से बहुत सारे बना लेता है, 5 नहीं, 5 तो नहीं, जो भी है इसको एक्साइटेड कर दो, ठीक है। एक्साइटेड करोगे तो क्या होगा, आई गेस 3s में चला जाता है या ऐसा कुछ होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के या तो शायद यहाँ कहीं जाता है या तो यहाँ कहीं जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ। जो भी है ऐसा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, मेरे हिसाब से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से हट गया, यहाँ पहुँच जाता है या कुछ तो होता है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। शायद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उठ के, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के शायद 3s में चला जाता है, क्योंकि इसके बाद तो 3s ही आएगा ना, ठीक है। अब क्या करें बताओ? अब जो दूसरा ऑक्सीजन है उसकी भी एग्जैक्ट सेम यही कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। तो ये वाला एक खाली इसका 2s का ऑर्बिटल उसके 2s के ऑर्बिटल से मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर p यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक और इमेजिन कर लो, एक और दूसरा वाला ऑक्सीजन, क्योंकि O2 है तो भैया 2 ऑक्सीजन होंगे ही होंगे, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन भी इमेजिन कर लो, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो इनमें बॉन्ड बन गया, इनमें बॉन्ड बन गया ना। इनमें बॉन्ड बन गया, आप क्या करें? अब हो गया भाई, देखो तो 2 पाई ऑर्बिटल बन गए, 2 पाई ऑर्बिटल, 2 पाई ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। 2 मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऑर्बिटल बन गए। आ जाओ, ऐसे ही नाइट्रोजन का भी कर लोगे, ऐसे ही SO2 का भी कर लोगे। मेरे लिए अब मेरे को लग रहा है मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, इसलिए मैं और आगे नहीं बढ़ रहा। देख के तो सिर्फ यही पता चलेगा कि पाई बॉन्ड है, देख के तो सिर्फ यही पता चलेगा कि पाई बॉन्ड है। झूम बराबर मैन, शट द फक अप। इट्स ऑब्वियस कि अगर ऊपर के पीरियड्स में है तो p पाई ऑर्बिटल, ये रहने दो, नीचे वाली चीज़ मोस्टली समझ में नहीं आएगी आपको और मैं समझाने भी नहीं वाला हूँ, थोड़ा अजीब सी चीज़ है ये। SO2 मेरे हिसाब से हमें कर लेना चाहिए था, SO2 कर लेते तो मज़ा आ जाता, बट चलो कोई बात नहीं। अच्छा है, नहीं ये बढ़िया गया हम लोगों का, ये आई गेस आपने ये वाला बात समझ लिया ना। ये SO2 भी करके दिखाई दूँ, SO2 भी करके दिखाई देता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। SO2 थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, लेकिन SO2 बहुत, ऑलरेडी मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ यार, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा ही अजीब है यार। हम लोगों का चैनल ठप पड़ गया यार, कोई देख ही नहीं रहा वीडियो। ये अलग बात है कि मैं अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ वीडियोस, बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूँ। SO2 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 हाँ, क्यूटीज SO2 ऐसा दिखता है ना। कोई चार्ज वार्ज नहीं है, विच मेक सेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ हुआ। हाइपर वैलेंट है ये, हाइपर वायलेंट है ये। हम रैप करते हैं। चलो, अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पे। अगर आप S की कन्फिग्रेशन देखो तो S आता है नंबर 16 पे, है ना, नंबर 16 पे ही आता ना। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, हाँ 3p4। अगर मैं लास्ट के वो बनाऊँ 3s, ठीक है, 3s फिर 3p और 3d, सी डी 3d। चलो यहाँ पे हो गए 2 खाँचे। मन कर रहा है यार अब जाने का।
1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक है। मैं दोस्त जाते थे, अच्छा लगता था मतलब कहानी वानी सुन के कि ये किया हमने वो किया, अच्छा लगता था। 1 2 3P 4 है ना, तो 1 2 3 4। चलो सॉरी फॉर जोनिंग आउट। फर्स्ट एक्साइटेड होगा ये, मतलब सल्फर जो होगा, एक बार इसको एक्साइट करो, इसका ये उठ के यहाँ जाएगा, ठीक। 2 बार एक्साइट करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, मतलब मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इसकी कन्फिगरेशन जो लास्ट वाली कन्फिगरेशन है, मतलब भले ही यहाँ पे 3s और 3p है, इससे पहले हमने ऑक्सीजन पढ़ा था ना, उसमें देखा था, उसमें अगर आपको याद हो, उसमें 2s और 2p था और पैटर्न ऐसा ही था, पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सेम ग्रुप में है भाई, ऑब्वियसली सेम था यार, ऑब्वियस नहीं है, बस नोटिस करने वाली बात है, नोटिसेबल चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ध्यान दो, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे ना 6 बॉन्ड बन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। और आपको याद हो सल्फ़र एक बॉन्ड एक चीज़ बनाता भी है SF6 करके, तो वो कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है SF6, ठीक है जी। मस्त मस्त बात है, नहीं है? वो अलग बात है, उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं यार, लेकिन डी कैसे सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? बना सकता है भाई, ओवरहेड वो ओवरहेड नहीं, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई अगर डी और उसकी पी की, मान लो, क्योंकि मैं डी तो नहीं बना पाऊंगा, एस और पी की ओवरहेड लैपिंग हुई, क्या यार, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, नहीं 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन होंगे, तो ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन लिखना सेम टू सेम ऐसी वाली 2, तो एक 2s यहाँ पे और एक 2s और भी होगा। किसका 2 2s कैसे? एक ऑक्सीजन का एक 2s है ना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन तो 2 है यहाँ पे देखो, तो एक ऑक्सीजन का एक 2s होगा और इस ऑक्सीजन का एक 2s होगा, जो कि 3s से बॉन्ड बनाएगा। कितने हो गए? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, देखो 2 सिग्मा लिखा नहीं है, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। फिर क्या? फिर एक ऑक्सीजन जो होगा वो 3p से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ऑक्सीजन, मतलब वो एक देखो ऑक्सीजन कौन सा पाई, तो 2 पाई तो दे सकता है ऑक्सीजन, अगर बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड तो 2 पाई ही बनाएगा, समझ रहे हो ना, 2 पाई ही बॉन्ड बनाएगा वो, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई गेस एक ये सिग्मा बॉन्ड में लग गया, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड में लग गया, और फिर शायद एक पाई ऑर्बिटल बनता है डी पाई और पी पाई का। डी पाई किसका है? ये सल्फर का है। पी पाई किसका है? ये एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर एक बनेगा यहाँ से, यहाँ पे पी पाई बॉन्ड बनेगा। पी पाई किसका है? एक सल्फर का, और दूसरा वाला पी पाई ऑक्सीजन नंबर 2 का। सवाल की बात यह है, मैं ये पूछूंगा कि इस वाले उससे पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बन गया? मेरा सवाल है ये है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता है यहाँ पे पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना लिया हम लोगों ने। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये भरा ही होता है। अच्छा, यहाँ एक्साइटेड, पहली एक्साइटेड स्टेज में ये जाता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे शायद ऑक्सीजन में ऐसा तो नहीं हुआ था। चलो मैं बता, ये सवाल जो मैंने पूछा है सवाल ही गलत है, इनफैक्ट मेरा तरीका ही गलत है। ये ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ नहीं जाएगा, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, इसको हटा दो, वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेज में जाएगा। पहली एक्साइटेड स्टेज में ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो उठ के यहाँ चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। चलो सवाल भी बता दे, जवाब भी दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक पी पाई ओवरलैपिंग हुई, ऑक्सीजन वाले पी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, फिर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, फिर एक पाई बॉन्ड यहाँ से, और एक पाई बॉन्ड यहाँ से। मस्त बॉन्डिंग हो गई, मस्त बॉन्डिंग, ठीक है जी। आगे बढ़ें, चलो हो गया। यहाँ पे कुछ खास काम नहीं था, 7 दिन कर लेते हैं ना थोड़ा, चलो 2 महीने कर लेते हैं, नहीं आता। चलो यहाँ पे 2 कंडीशन बताओ, तो बेसिक बफर बनाने की 2 कंडीशन बताओ, बेसिक बफर छोड़ो, सिर्फ बफर बनाने की 2 कंडीशन बता दो। तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को याद कराया है और ख़ुद भी याद किया है, 4-5वीं बार याद कर रहा हूँ मैं एक ही चीज़ को, बेसिक बफर बनाने की कंडीशन होती है कि तुम उसमें वीक बेस डालो, या कुछ भी वीक डाल दो, वीक एसिड, वीक बेस, कुछ भी डाल दो, और उसका सॉल्ट,
और उसका सॉल्ट डाल दो। ये दोनों चीज़ बना दी, आपका बन गया जी, बेस बन गया। चलो फिर क्या और क्या कर सकते हैं इसमें, 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 हाँ और मिली मोल आपका जो, अगर आप यहाँ बेसिक बना रहे हो, बेसिक बफर बना रहे हो, तो आपका मिली मोल ये मतलब अमाउंट मान लेते हैं ना, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मिली मोल। मैं अभी यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, लेकिन वैसे आपका जो अमाउंट यानी कि कितना मैटर करता है, देखो अमाउंट से तो वेट भी हो सकता है ना, इसलिए अमाउंट बोलना अच्छा नहीं रहेगा। मिली मोल मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है वो। चलो मोल मान लो, मोल्स ऑफ, एक ही बात हुई वैसे तो, मोल्स ऑफ एसिड, सॉरी बेस, वो मोल्स ऑफ वीक बेस ज़्यादा होना चाहिए आपके मोल्स ऑफ सॉल्ट से, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये यूज़ नहीं कर सकते। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी यूज़ नहीं कर सकते। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी यूज़ नहीं कर सकते। नहीं आएगा, ये साफ साफ नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको कैची दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। क्या मतलब है इसका, इसका मेरे हिसाब से ये मतलब है, जैसे मान लो आप एग्जांपल नंबर सी ले लिया, मेरे हिसाब से आंसर भी यही है। वैसे भी मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल हूँ मैं इसमें, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है, नहीं लेकिन आप वीक एसिड नहीं ले सकते ना, वीक बेस लेना आपको। वीक बेस मुझे दिख नहीं रहा है, आई गेस नंबर 4 वीक बेस है। हाँ नंबर 4 है तो वैसे वीक बेस, NH4OH वीक बेस है, सॉल्ट नहीं है NH4OH, आई डोंट नो यार, आओ देखते हैं यार। हाँ नंबर 4 NH4OH प्लस NH4Cl, NH4Cl कैसे बन गया? वो इसलिए बना क्योंकि NH4OH और HCl को डालोगे, देखो अगर आप कायदे से देखोगे ना, एक झटके में देखोगे जब आप, तो आप देखोगे यार ये सेंस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक साइड वीक बेस है और एक साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें तो सॉल्ट चाहिए था। हाँ लेकिन बन जाएगा ना, मिलाओगे तो सॉल्ट बन ही जाएगा। बात तो सही है, बात तो सही है, ठीक है। और दोनों कंडीशन मतलब फुलफिल होंगे यहाँ पे एसिड के मिलीमोल कितने होंगे, एसिड के मिलीमोल होंगे M1V1, तो M1 हो गया 0.1, V1 हो गया 0.1। अच्छा मिलीमोल निकालना है, तो हाँ तो ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया। और बेस के हो गए 20 × 1। मैं सोच रहा था कि इन दोनों को मिलाओगे तो कुछ कम होगा यहाँ पे कुछ बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, बट चलो अब नहीं है तो नहीं है। सॉलिड स्टेट में PCl5 एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कैटायन और एनायन के मिक्सचर के फॉर्म में, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं क्या, क्या कहते हैं हम भाषा में, बताओ आम भाषा में क्या कहोगे? बताओ भाई, आम भाषा में क्या करोगे? आयोनिक फॉर्म, गुड गुड गुड, अगर आपने बताया तो नाइस, नहीं बताया तो इट्स नॉट नाइस। आयोनिक फॉर्म होता है वो, आई डोंट नो मैन, आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर। PBr5 भी ऐसा ही है, PBr5 होगा PBr4+ और PBr6-। ऐसा ऐसा होता क्यों है, आई डोंट नो मैन, नो आइडिया। PBr6+, ऐसे यहाँ होगा आई गेस Cl2O4 और Cl2O7 होगा शायद, आई डोंट नो। अरे यार ClO, हाँ लिख सकते हैं ना, ClO लिख सकते हैं। चलो यार आया मैं थोड़ा थोड़ा चिल करके आते हैं गाइस, चिल करके आते हैं, थोड़ा पानी वानी पी के आता हूँ, आधा घंटा हो गया यार। मैं लंबा सेशन आजकल खींच नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा छोटा सेशन लेते हैं। चलो आया, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेने गया था और 3-4 घंटे बाद आ रहा हूँ, तो शेम ऑन यू। KP बराबर होता है KCRT रेज़ टू द पावर डेल्टा NG, ठीक है। KP = KCRT रेज़ टू द पावर डेल्टा NG। अब सीन क्या है, तो सीन ऐसा है कि हम लोगों को अब देखना है, क्या देखना है हम लोगों को, मैं भूल गया मैं क्या देख रहा था। हाँ, तो डेल्टा NG क्या होता है, ठीक है। आपको KC और KC के बीच में, KP और KC के बीच में ये रिलेशन है, डिराइव कर सकते हैं, अगर करना चाहते हो तो बता देना, कर सकते हैं। KP = KC × RT रेज़ टू द पावर डेल्टा NG।
अब यहाँ पे डेल्टा एन जी एग्जैक्टली है क्या है, ये डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओनली। यहाँ पे कितना है, 1 प्रोडक्ट में 1 मोल है गैस का, यहाँ तो है ही नहीं, ये तो सॉलिड है, और रिएक्टेंट में तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1। अब देखो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1। अब आर कुछ है, आर कोई नंबर है, टी कोई नंबर है, तो के पी बनता है तब जब आप के सी को मल्टीप्लाई करते हो कोई ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है। हमें कैसे पता 1 से बड़ा है जस्ट ट्रस्ट मी, है यहाँ पे मेरे हिसाब से तो है। खैर जो भी है डजेंट मैटर, ये है कि के पी यहाँ पे के सी से बड़ा है पहले केस में, तो पहले केस में के पी के सी से बड़ा है, ठीक है। दूसरा वाले केस में देखते हैं, दूसरे वाले केस में डेल्टा एन जी हो गया 2 माइनस यहाँ पे 4 मोल्स है, 1 मोल इसका 3 मोल यहाँ पे, तो -2, तो यहाँ पे के सी बड़ा हो जाएगा के पी से, हाँ तो मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 मोल है और यहाँ पर भी 2 ही मोल है, प्रोडक्ट में भी 2 मोल है, रिएक्टेंट में भी 2 मोल है, तो 0 हो जाएगा, तो के पी बराबर के सी हो जाएगा, तो हो गया। समझ रहे हो? अरे लास्ट वाला हमने किया नहीं, बट छोड़ो यार, हटाओ, कौन करेगा। एक बार फिर देख लो अगर आपको देखना है तो, ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। बड़ा पुराना सवाल आया है ये कि इससे आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, आइसोटोन मुझे नहीं पता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है, आइसोटोन में मुझे याद सा नहीं आ रहा है, भूल रहा हूँ मैं आइसोटोन क्या होता है। न्यूट्रॉन सेम होंगे, चलो ठीक है, ओके फाइन। द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि आप कितना इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हो, कितना खींचना चाहते हो, ये नहीं है कि कितना खींच सकते हो, कितना आपका मन कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो वो फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन खींचने में ज़्यादा बेटर होता है क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। खैर कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना समझ लो, इलेक्ट्रॉन को चाहता फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है फ्लोरीन, ठीक है। विद द गिवन वैल्यू ऑफ के ई क्यू टेल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। के ई क्यू आपको पता, के ई क्यू सिंपल चीज़ है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। के ई क्यू बराबर हो जाता है अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, के ई क्यू बराबर हो जाता है। तो 10⁻⁻12 बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर है, इसका मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, न्यूमरेटर बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, तो ऐसा है क्या। प्रोडक्ट मोर स्टेबल नहीं, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता तो यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा होता, ये नहीं है। के क्यू देखो, रिएक्टेंट मोर स्टेबल, हाँ हो सकता है, कह सकते हो भाई, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये भी छोटा नंबर ही है, 10⁻⁻6 भी छोटा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। और छोटा नंबर होने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इसका रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, और यहाँ पे तब ये, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये वाला नंबर छोटा होगा। और 10⁻4 बड़ा नंबर है भाई, बड़ा नंबर है भाई, 10⁻4 10,000 है, 10⁻4 10,000 है, तो 10⁻4 अगर 10,000 है तो इसका मतलब ये है 10⁻4 10,000 है, इसका क्या मतलब है पता नहीं, नहीं पता। हाँ सॉरी, इसका ये मतलब है कि आपका प्रोडक्ट यानी कि आपका न्यूमरेटर बहुत ही ज़्यादा नंबर, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। और तो वो मैच कर रहा है डी से, तो बी और डी करेक्ट ऑप्शन है, बी और डी एकदम सही है, और जो हमने लॉजिक यूज़ किया वो भी बिल्कुल साउंड लॉजिक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, वो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, आई हैव नो क्लू कि इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होता है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन कांस्टेंट प्रेशर इज मेंटेन एंड सम इनर्ट गैस इज एडेड, व्हाट हैपेंस व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ओके, नो क्लू।
चलो थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक ही बार में सॉल्व कर, अगर मैं सोच लूँ ना कि एक ही बार में सॉल्व करना है, तो डर और आलस्य के कारण मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके देखेंगे। Fe+3 प्लस H2C2O4 Fe+3 H2C2O4, ठीक है, उससे ये बनेगा Hg2 प्लस SCN माइनस, ठीक है, Fe+3 SCN माइनस, आई डोंट नो, मेरा भी दिमाग नहीं है इस पर ऑनेस्टली स्पीकिंग। रुको आएंगे थोड़ी देर में, इसको वापस से अप्रोच करते हैं, रुको। ये रीड ओनली कार्ड है। सब्सिडरी आइटम अगर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आपकी सब्सिडरी आइटम, ये छोड़ दो, ये डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड है, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन। Equimolar solution of the following substance were prepared separately, which one of these will have the highest pH value? मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसका आंसर BaCl2 क्यों है। बस मुझे पता है कि हाँ BaCl2 है, कोई आइडिया नहीं है क्यों है। लेकिन 0.126 gram of an acid is titrated with a 0.1 N normal 20 ml of a base, ठीक है। The equivalent weight of the acid is titrated, काफ़ी अच्छा वर्ड है यहाँ पे। titrated मुझे मतलब, मैं ऐसे मान के चलता हूँ टाइट्रेशन मतलब बैलेंस कर देना, ठीक है, दोनों साइड से बैलेंस हो जाए। आओ एक बार फिर से देखते हैं। Okay, titration is a common laboratory method of quantitative to determine the concentration of a, I don't know, मतलब कोई सिंपल मीनिंग मिल जाता। टाइट्रेशन से मैं तो देखो बैलेंस से ही मानता हूँ। मतलब आप ना किसी चीज़ को मेजर करते हो, किसी चीज़ को मेजर करते हो किस एस्पेक्ट में, मैं ये नहीं कहूँगा, विद रिस्पेक्ट टू अनदर चीज़। अब इस चीज़ का मेजर क्या कर रहे हो वो नहीं पता, उसको आप लीन अगेंस्ट करते हो इस वाली चीज़ से, और उसके थ्रू आप मेजर करते हो। अब जो भी है वो चीज़, जो भी है मुझे उससे मतलब नहीं है। चलो, ऑफ एन एसिड इज टाइट्रेटेड विद 0.1 normal 20 ml of a base. .126 gram of an acid is titrated with 0.1 N 20 ml of a base. चलो 0.126 ऐसे। अब कैसे इक्विवेलेंट वेट, अब दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का पता नहीं, कुछ तो बराबर होता है, एसिड का बराबर होना चाहिए बेस के साथ, कुछ तो बराबरी हो। अब वो क्या बराबरी होगी अभी पता चल जाएगा। एसिड और बेस की कुछ ना कुछ बराबरी होनी चाहिए, अब वो क्या बराबर होगा। क्या बराबर होता है, मोल इक्विवेलेंट, आई गेस कुछ तो बराबर होता है, रुक जाओ देखने दो। ग्राम इक्विवेलेंट। अब इस पे वापस आएंगे। नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को, इसमें कुछ एम्बैरसिंग तो नहीं है ना। अरे हाँ यार, PWD का तो टेस्ट लेना था, मैं भूल ही गया। I need to read a little bit about T.S. Eliot. At 100 degrees Celsius, that Kw of water is 55 times its value at 25 degrees Celsius. What will be the pH of neutral solution? What? Neutral solution का pH क्या होगा? 7 मत बोल देना, 7 मत बोल देना, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका Kw दे रखा है, ठीक है। व्हाट विल द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। अच्छा रुक जाओ, सब छोड़ो, अजीब सा क्वेश्चन है, सब छोड़ दो, मतलब स्किप मत कर देना। बस ये देखो, पीएच निकालना है, ठीक है, पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन निकालना है। तो पीएच के लिए क्या करते हैं यार, पीएच के लिए तो H+ कंसनट्रेशन निकालनी होती है, ठीक है। कोशिश करो H+ कंसनट्रेशन निकालने की,
वो कैसे निकालेंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस पे KW है 55 टाइम इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि H2O टूट के बनता, जो भी बनता, H प्लस और OH माइनस बनता है ना, रुक जा, H प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। लेकिन जब आप 100 डिग्री पे जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जा रहे हो, तो इसका 55 गुना इसका ये रिएक्शन 55 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ओके, सही, ठीक है, ठीक है। KW, और KW होता है यहाँ पे, मैं लिख के चलता हूँ, KW1 बराबर है H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस, KW बराबर है H प्लस और OH माइनस, और ये है 55 टाइम्स ऑफ KW2। KW1 बराबर है 55 टाइम्स ऑफ KW2। 55 टाइम्स बराबर है KW2 के। इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन, आप देखो इन दोनों की कंसंट्रेशन आपको पता बराबर होती है। कैसे? क्योंकि अगर एक H2O टूटता है तो वैसे दो बनते हैं। नहीं, आई गेस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। होल्ड अप बॉयज, वेट। कंटिन्यूइंग विद दी क्या कर रहे थे हम लोग? ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी ये वाली जो कि मैं भूल रहा था। नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका जो KW होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका KW बराबर होता है, KW नॉर्मल टेम्परेचर पे बराबर होता है 10⁻⁻14 के। अब आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो 55 गुना ज़्यादा है, तो वो सिंपली 55 इंटू 10⁻⁻14 के बराबर है, और pH हो जाएगा आपका नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कंसनट्रेशन हो गई 55 इंटू 10⁻⁻14, 55 इंटू 10⁻⁻14। चलो, तो इसको अब आप सॉल्व करने जाओगे तो एक्चुअली में होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 55। नहीं, एक सेकंड, क्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपकी के, या आपका जो निकल रहा है ना ये 55 इंटू 10⁻⁻4, ये ना आपकी H प्लस की कंसनट्रेशन नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, ये क्या है, ये आपका कैसे बताऊँ, ऐसा मान के चलो। वैसे इसका आंसर होगा, पता है क्या इसका आंसर होगा? D होगा इसका आंसर। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। ये होगा ये एक्चुअली आपकी ये KW है, KW एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस आपको KW दे रखा है, एट 100 डिग्री सेल्सियस आपका KW दे रखा है, और वो KW है आपका 55 इंटू 10⁻⁻14, 55 इंटू 10⁻⁻14, और यहाँ पे एक्चुअली में H प्लस और OH का वो है ये आप तो बोलोगे नहीं यार KW था ये तो 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे KW कितना होगा, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो यहाँ तो रिएक्टेंट की लिखी ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते हैं, या लिखते नहीं हैं, ऑनेस्टली लिखते नहीं हैं, क्योंकि हम 1 मान के चलते हैं। किस केस में? इसके केस में, पानी के केस में, या सॉल्वेंट के केस में। अब पानी की कंसंट्रेशन क्या ही बताओगे आप, जब पानी में ही डाल रहे हो चीज़ों को, तो पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है? कुछ नहीं है, दोनों की बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एक से टूट के दो बनते हैं, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई सीधा सीधा रूट ऑफ -55 इंटू 10⁻⁻14, जो कि हो जाएगा रेस्ट टू पावर 1/2 मान लो इसे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसे हटा दो, एक काम करो,
अब लॉग निकालो, नेगेटिव नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन हो गई 55 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁻14 का 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव √52 55, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको, आई डोंट नो, पता नहीं लॉग कैसे वर्क करता है, आपको पता है या नहीं है। पहली बात तो 14⁻1/2 हो जाएगा -7, ठीक है, इसको हटा दो। और उसके बाद क्या होगा कि ये नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है, आई डोंट नो आपको पता है नहीं है, एक्सपोनेंट आ जाता है लॉग के पास, साइन लेके आता है अपना, तो यानी कि +7 log बेस 10 ऑफ 10। मैं log बेस 10 लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो कायदे से देखा जाए तो लिखना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टूड आता है कि log बेस 10 की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 7 माइनस log बेस ऑफ √55। अब आप कहोगे हमें log बेस ऑफ √55 तो पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 माइनस छोटा सा नंबर है, 1.74 है वैसे तो। या चलो ऐसा भी करोगे अगर आप, मान लो, चलो आपको और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो और एक्यूरेट, तो ये हो जाएगा 55 1/2, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 7 माइनस 1/2 एक्सपोनेंट आ जाता है ना, लॉग ऑफ 55 दे रखा है इन्होंने 1.74 मल्टीप्लाई बाय 1.74, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1.74 हो गया, $1.74। डिवाइड बाई 2 है ना। ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, पता नहीं, सॉरी। 6 2 7 2 8 2 8, ठीक है। 14 87.87 हो जाएगा आपका 6.13, जो कि एग्जैक्ट सेम आंसर है यहाँ पे, समझ रहे हो। इजी, इट्स नॉट दैट हार्ड। गुड कर देते हैं। आओ देखते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जब आपका कांस्टेंट प्रेशर हो, यानी कि आपका फ्लेक्सिबल वेसल हो, ये कैसे पता हमें, कैसे मान लें हम। देखो, अब आपका वेसल है, ठीक है, आपने अपने वेसल के अंदर गैस भर दी, चलो जी, गैस भर दी आपने अपने वेसल के अंदर, गैस भर दी आपने अपने वेसल के अंदर, ठीक है। आपने अपने वेसल के अंदर गैस भर दी है बाहर से लाके, लेकिन जब आप गैस भरोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो 3 मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, मतलब रेफरेंस के लिए 3 बोल रहा हूँ मैं, ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहा ना। सही बात है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हम बढ़ते प्रेशर के साथ अपने उसको भी वो कर दें, बढ़ते फोर्स के साथ अपने प्रेशर को भी, जैसे फोर्स बढ़ रहा है ना, कायदे से वो प्रेशर क्या फोर्स लगा रहा है, फोर्स बढ़ दिया और एरिया भी बढ़ा दिया, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। बात तो सही है। और एरिया कब बढ़ेगा, जब वो खुद फ्लेक्सिबल होगा। सही बात है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम बढ़ गया यार, तुमने तो कहा एरिया, मतलब क्योंकि एरिया इसलिए बोल रहा था क्योंकि उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ एक उसके देख रहा था, एक उससे देख रहा था, क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देख रहा था। अभी यहाँ तो 3 है ना, तो देखो क्या होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टॉवर्ड मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका वेसल रिजिड है। अच्छा ठीक है, चलो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टॉवर्ड्स मोर, अब वॉल्यूम बढ़ गई है आपकी, वॉल्यूम बढ़ गई है आपकी, तो वॉल्यूम बढ़ गई है तो आपको किस साइड जाओगे, जहाँ पे ज़्यादा गैस मोल्स होंगे, होगा कुछ होगा, ली चैटलियर से होगा, ये एक बारी करके देखना पड़ेगा। और एक बारी कांस्टेंट वॉल्यूम का बना दो, कांस्टेंट वॉल्यूम है यानी कि आपका मतलब वहाँ पे, हाँ तब आपका वेसल इधर से उधर नहीं होने वाला, टस से मस नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इंसर्ट गैस वोल्ट नंबर।
ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों? समझ में नहीं आया मुझे ये बात, मुझे बात समझ में नहीं आई। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आएंगे इस पर थोड़ी देर में, फिर से आएंगे। चलो, इस केस में हम लोगों को पता है टाइट्रेशन हो रही है, और टाइट्रेशन के समय ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना ज़रूरी होता है। ग्राम इक्विवेलेंट इस साइड का बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट दूसरी साइड का, ठीक है? ग्राम दोनों साइड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। अब क्या करें? सिंपल चीज़ है, अब मतलब यहाँ से तो सिंपल, आपकी जर्नी सिंपल ही है। तो एसिड का यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? जहाँ तक मुझे याद है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है शायद। आर यू श्योर? देखते हैं ना, चेक करते हैं। नहीं, इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास होता है शायद। ओके, कुछ तो होता है, ठीक है। और यहाँ होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। आओ देखते हैं, रुको। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, मोलर मास नहीं होता, सॉरी। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। आओ इसे फिर से रिपीट करते हैं। इन विच ज्योमेट्री नॉट, यार भाई मैं क्रिंज हरकतें कर देता हूँ, सॉरी। ऐसे बैठे बैठे गाना निकल ही जाता है, बट ओके, शुड नॉट डू दैट। विच ज्योमेट्री नॉट obtained बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ? ये क्या कर रहे हो? भाई अगली वीडियो का इंट्रो यही होगा, ये क्या कर रहे हो आप वाला। इट्स फनी, इट्स हिलेरियस। आई डोंट नो, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों आजकल। विच ज्योमेट्री नॉट obtained बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन, नॉट obtained बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं फिर से जोन आउट कर गया हूँ। क्वेश्चन डिफिकल्ट आते ही मैं जोन आउट करने लगता हूँ। अच्छा रुको यार, एक सेकंड रुको।